हेलो वॉरियर्स, कैसे भाई आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी बच्चों को मैं पहले भी बताया था और आप सभी बच्चे एग्ज़ाम दे करके आए और आप सभी बच्चों को ये बात पता चल चुकी है पूरी कि जो हमने क्लास में पढ़ा वो पूरा का पूरा आपके एग्ज़ाम में आया। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो हमने नहीं पढ़ा था और आपके एग्ज़ाम में आया हो। और मैंने ये ज़रूर बताया था, ऐसा कभी नहीं होता कि यूपीएससी के लेवल का आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो एज इट इज़ बिल्कुल डिट्टो पूरा का पूरा वही क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन जरूर चेंज होगा लेकिन आंसर आपके वही होंगे और क्वेश्चन आपको थोड़ा घुमा करके पूछा जाएगा। और ऐसा हुआ है इस बार भी। ठीक है, कुछ दो चार प्रश्नों में थोड़ा सा घुमाया, बाकी लगभग कुछ प्रश्न तो डिट्टो आए हुए हैं जो मैंने आप लोगों को क्लास में कराया। और अभी जो कुछ दो चार वीडियो अभी मैंने 2-3 दिन पहले रिसेंटली आप लोगों के लिए बनाया था उसमें से भी 2-3 प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा चीज़ों को, केवल ये बताऊंगा कि किसका आंसर क्या होगा। आप मैच करके और आपने नंबर चेक कर लेना। और उसके अलावा मैं फिजिक्स और बायोलॉजी की भी दो सेट इसी के बाद लेकर के आऊँगा लगातार, ये तीनों के तीनों जो जनरल साइंस के हमारे टॉपिक है उसके लिए। ठीक है, तो चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 83 था। देखो, सेट आपके चार थे, चारों सेट के अंदर ऐसा मत समझना कि क्वेश्चन अलग अलग थे, क्वेश्चन सभी में सेम थे, बट क्वेश्चन के जो नंबर्स थे वो अलग अलग थे। किसी में 51 पर पूछ लिया तो किसी में 89 पर पूछ लिया। ठीक है, तो आप मैच कर लेना, वो देख लेना, आपको क्वेश्चन सेम होंगे। पहला कि कान से किसका मिश्र धातु है? ब्रॉन्ज, यानी जिसे हम बोलते हैं कांसा या ब्रॉन्ज, ये किसका मिश्र धातु है? तो आपको मैं बता दूं, ब्रास और ब्रॉन्ज ये दो होते हैं जो हमारे कॉपर के मिश्र धातु होते हैं। तो ब्रॉन्ज के अंदर मिला होता है कॉपर प्लस में टीन, ब्रॉन्ज में कॉपर और प्लस में टीन मिला होता है। और यदि हम बात करते हैं ब्रास की, तो ब्रास के अंदर क्या मिला होता है? कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक मिला होता है। तो यहाँ बात ब्रोंज की जा रही है, तो ब्रोंज में देखो कॉपर प्लस टीन कौन सा है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2, और ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिकल है और ये थोड़ा सा यदि आप सोचोगे ध्यान से तो इसका आंसर आप तुरंत आप सभी बच्चों को पता चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा बस इस पर सोचने की जरूरत है। निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन जल नहीं है? इनमें से किसमें पानी के कण मौजूद नहीं हैं? तो आपको एक बात पता है, जितने भी प्रकार के सॉल्ट होते हैं उन सभी सॉल्ट के अंदर क्या पाया जाता है? वाटर के पार्टिकल। जैसे कॉपर सल्फेट, ये भी एक प्रकार का सॉल्ट है, धावन सोडा ये भी सॉल्ट है, मोहर सॉल्ट ये भी सॉल्ट है, बट पोटेशियम परमैंगनेट ये सॉल्ट नहीं है, ये सॉल्ट नहीं है, तो इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं पाए जाते। इसलिए हमारा इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न, मधुमक्खी के डंक, ये प्रश्न मैं बार बार आप सभी बच्चों को बता रहा था कि ये प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा और वो पूछा गया है, क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है, बट आंसर वही है जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि मधुमक्खी के डंक, यदि आपको किसी बिच्छू के डंक की बात करें, यदि आपसे नेटल प्लांट की बात करें, तो किसी के भी यदि स्टिंग की बात की जाए तो उसकी स्टिंग के अंदर एक ही एसिड होता है, उसका नाम है मीथेनोइक एसिड। हो सकता है कि इसका नाम अलग दिया जा सकता है, किसी में दे दिया गया हो फॉर्मिक एसिड, तो नाम अलग होगा बट काम दोनों का सेम होगा। इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयोग से तरल वनस्पति तेलों को ठोस कृत्रिम मक्खन में रूपांतरित किया जाता है? ये भी मैंने बार बार आपको बताया था। इस केमिकल रिएक्शन को हमने नाम दिया था हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। कौन सा? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का मतलब किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन को ऐड करना। तो इसका ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल सही है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, पेंटेन की संरचनात्मक समायोजन की संख्या कितनी होती है? द नंबर ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि जिनका केमिकल फार्मूला तो सेम बट उनके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट देखने में आपको मिलेंगे। तो यदि हम पेंटेन की बात करें तो पेंटेन में हमारे होते हैं 3, पेंटेन में कितने हो जाएंगे? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, और इसको तो क्या मैं बताऊं, ये अभी मैंने आप लोगों को जो भी शॉर्ट वीडियो में दिखाया था उन्हीं में से ये प्रश्न है कि सूखी बर्फ को, सीधी सी बात, जहां ड्राई आइस की बात की जाती है और ड्राई आइस को यदि किसी में से ऑब्टेंड करना है तो उसके लिए एक ही प्रोसेस होगा, सब्लिमेशन। क्या प्रोसेस होगा? सब्लिमेशन। इसके अंदर क्या होता है कि यदि आप लोगों ने देखा होगा कि मूवी वगैरह में जो चारों तरफ स्वर्ग बना दिया जाता है, स्वर्ग का मतलब धुआं धुआं चारों तरफ दिखाई देता है, और चारों तरफ इधर उधर जो हमारे होते हैं ना, कि इधर विष्णु भगवान बैठे हुए हैं और इधर लक्ष्मी जी बैठी है और चारों तरफ हमें धुआं नजर आता है, और उस धुएं से हमें लगता है कि भैया हम स्वर्ग में आ चुके हैं। तो वो स्वर्ग बनाया कैसे जाता है मूवी के अंदर?
तो बनाया जाता है कि पानी के अंदर जब हम सॉलिड CO2 को डाल देते हैं, तो अभी मैंने बताया था कि सॉलिड CO2 डायरेक्ट लिक्विड बिना बदले वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है और वो आपको धुएं के रूप में दिखाई देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किसी समजातीय श्रेणी में शामिल है, यानी C4H8 ये किस श्रेणी के अंदर शामिल है? तो आपको पता है इसके अंदर कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या डबल है, तो ये फार्मूला है CnH2n, और CnH2n का मतलब कौन सा फार्मूला है? एल्कीन। कौन सा है? एल्कीन। कौन सा है? ऑप्शन बी जो है उसका राइट आंसर है, एल्कीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जल के साथ सही अभिक्रियाशीलता श्रेणी बनाती है? यदि आप लोगों ने मेरी एक शॉर्ट वीडियो देखी होगी तो वहां मैंने ये आपको बताया था कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी को कैसे याद किया जाए। मैं इसको एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कोयना का मैगजीन अलीसा जी फादर सन सब पंजाबी हैं, कौन होगा? AGAU NPT। तो इसके अंदर याद रखना ऊपर वाला जो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, बड़ी आसानी से सोडियम और पोटेशियम जो बाहर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है आसानी से जल जाते हैं। इसको जलने से बचाने के लिए हम केरोसिन ऑयल में डुबो करके रखते हैं। अभी सीक्वेंस में देखो, जो सबसे पहले आ रहा है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा, जो बाद में आ रहा है उसकी रिएक्टिविटी कम। तो सबसे पहले हमारे इसके अंदर आ रहा है जिंक। अब जिंक सभी में से किसमें सबसे ज़्यादा? एक तो ऑप्शन डी में है और एक ऑप्शन ए में, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे हो गए नेग्लेक्ट। अब बात करते हैं इसके बाद जिंक के बाद क्या आता है। तो जिंक के बाद आ रहा है हमारे पास लोहा। लोहा किसके अंदर है भाई? तो लोहा हमारा ए के अंदर है, इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन डी भी हो गया नेग्लेक्ट, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से किस विलयन में विद्युत चालन की क्षमता नहीं है? विद्युत चालन की क्षमता उसी में नहीं होगी जिसके अंदर याद रखना आयंस मौजूद नहीं होंगे। तो कॉपर सल्फेट में है, सोडियम क्लोराइड्स में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में है, बट शर्करा में, ग्लूकोज में नहीं ट्रांसफर होता। निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग सामान्य रूप से तपदीप्त विद्युत बल्बों के रूप में? अब ये बताओ, ये भी कोई बताने वाली बात है? ये तो देखते ही तुरंत आपने जवाब दे दिया होगा कि आपके घरों में जो ये बल्ब चलता था थॉमस एल्वा एडिसन वाला, उस बल्ब के अंदर ये जो टेढ़ी मेढ़ी तार नजर आती थी वो किसकी बनी होती थी? टंगस्टन की। किसकी? टंगस्टन की, ठीक है। वो किसकी बनी होती थी? टंगस्टन की। ये भी मैंने आप लोगों को बताया, कई बार आपको बताया कि गहरे पानी में जब समुद्र में गोताखोर नीचे उतरते हैं तो वो जो सिलेंडर लगा करके जाते हैं उस सिलेंडर में एक ऑक्सीजन और प्लस में ऑक्सीजन के साथ जो गैस भरी जाती है वो होती है हीलियम। कौन सी गैस? हीलियम। तो कहाँ है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से किस यौगिक विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज द थर्मल डिकम्पोजिशन? इसमें से थर्मल डिकम्पोजिशन कौन सा होता है? तो थर्मल डिकम्पोजिशन सिल्वर और जिंक ऑक्साइड दोनों का होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युत संकेत, आपके बॉडी के अंदर जो सिग्नल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर न्यूरॉन्स के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं, तो पहुंचाने के लिए एक एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जिसका नाम है सोडियम। जिसका नाम है सोडियम। इसीलिए आप लोगों को याद रखना कि जिन दिनों में आप फास्ट रखते हो, व्रत रखते हो, तो उन दिनों में आपके बॉडी की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, आप आलसी बन जाते हो। लगता है कि भैया मैं पता नहीं कितने दिनों से थका हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि आपके बॉडीज के अलग अलग पार्ट तक सिग्नल ट्रांसफर करने वाला जो एलिमेंट है वो आज आपने यूज ही नहीं किया, खाए नहीं, बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, वायु में चांदी। ये देखो, कई बार मैंने बताया कि चांदी जो होती है ये वायु में मौजूद हाइड्रोजन सल्फेट के साथ जब रिएक्ट करती है तो Ag2S और प्लस में ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो सिल्वर के ऊपर सल्फाइड की परत चढ़ती है। किसके ऊपर? सिल्वर के ऊपर सल्फाइड की, सिल्वर सल्फाइड, जिसके कारण वो हमें काले रंग का दिखाई देता है। तो ये हमारे जो 15 क्वेश्चन थे वो 15 के 15 क्वेश्चन बहुत ही ईजी लेवल के थे। मैं ये भी नहीं कहूँगा ये मॉडरेट लेवल का है, ये बहुत ही ईजी लेवल का। और फिजिक्स के प्रश्न और बायोलॉजी के देखें वो भी बहुत ही ईजी लेवल के हैं। तो उसकी वीडियो वही मैं कुछ ही समय में आप लोगों के सामने अपलोड करूंगा, उसके लिए आप सभी बच्चे टेंशन ना लें, ठीक है। तो सभी बच्चे देख करके अपना देख लें भाई कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। और मुझे उम्मीद है कि कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने 12 से कम प्रश्नों को सही किया होगा। वो अलग बात है कि 15 के 15 टिक मार करके आगे होंगे, लेकिन कुछ बच्चों के 15 सही होंगे, अधिकतर बच्चों के 10 प्लस यानी 12 तो होंगे ही होंगे, ठीक है।
तो चलिए अगली वीडियो के लिए वेट करिए सभी लोग, मिलते हैं जल्दी से फटाफट। सभी बच्चों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।